नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर का आज हम लोग टेंस पर चर्चा करेंगे। टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। तो देखिए, आज टेंस पर देखते हैं आगे क्या है। देखिए, टेंस का मतलब हिंदी में होता है काल। जैसे बोल रहा है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ verb which generally clearly indicates the happening of an action in some particular time। मतलब क्या, टेंस जो है, टेंस वर्ब का वह रूप है जो सामान्यतः किसी कार्य के किसी खास समय में होने को साफ साफ क्या करता है, दर्शाता है। अब आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम distribution tense is divided into three broad categories which are। क्या है, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं आगे कि ए सेंटेंस मस्ट हैव एट लिस्ट 3 थिंग्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट मीन्स विदाउट these 2 things completion of a sentence cannot be possible if any condition of a sentence cannot be। मतलब क्या, मतलब ये कि किसी वाक्य के पास कम से कम इन दोनों चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है, सब्जेक्ट और वर्ब। इसका मतलब है कि इन दोनों के बिना किसी वाक्य का पूर्णतः बनना किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। देखिए आगे देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोल रहा है ए वर्ड ऑन व्हिच अ सेंटेंस डिपेंड्स व्हिच कुड बी ओनली ए noun oblique pronoun does not matter where it comes in a sentence is called the subject of that sentence। मतलब वह शब्द जिस पर कोई वाक्य निर्भर करता है, जो सिर्फ नाउन या प्रनाउन हो सकता है, मायने नहीं रखता वाक्य में वह कहाँ पर आता है, उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है कि फादर इज इल। फादर इज इल का मतलब हो गया, फादर यहाँ पर सब्जेक्ट है और नाउन है। और गणेश विल बीट यू, मतलब गणेश यहाँ पर क्या है, गणेश नाउन है और सब्जेक्ट भी है। आगे बोल रहा है ए वर्ब इज डिफाइंड इनटू 3 वेज। पहला है प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा क्या है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा क्या है मेन वर्ब। चलिए पहला देखते हैं प्रिंसिपल वर्ब क्या कह रहा है। प्रिंसिपल वर्ब कह रहा है ए वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट सम एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल बोल रहा है रश्मि इज डांसिंग। रश्मि यहाँ क्या है, रश्मि यहाँ सब्जेक्ट है और नाउन भी है। आई एम राइटिंग अ लेटर, और यहाँ पर देखिए डांसिंग क्या है, डांसिंग यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, जैसे आई यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और पुल्लर है, और राइटिंग क्या है, राइटिंग यहाँ पर पुल्लर वर्ब है। जैसे ही इज बीटिंग मी, ही इज बीटिंग मी, ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और बीटिंग मतलब यह क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है, तो यह प्रिंसिपल वर्ब है। जैसे माय फादर इज इल, फादर यहाँ पर सब्जेक्ट है और नाउन है। देखिए यहाँ पर माय फादर इज इल का मतलब हो गया कि यहाँ पर देखिए क्या है कि बीमार होना कोई कार्य नहीं है, इसीलिए यहाँ प्रिंसिपल वर्ब ये नहीं होगा। बीमार होना कोई कार्य नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर नहीं होगा। जैसे आगे बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है कि ए वर्ड व्हिच हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब to complete the sentence in some meaningful way is called helping verb
of that sentence. So to be a helping verb in a sentence there must be a principal verb. मतलब क्या कि वह शब्द जो किसी वाक्य को अर्थपूर्ण तरीके से पूरा करने में प्रिंसिपल वर्ब की मदद करता है उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसीलिए किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होने के लिए उस वाक्य में किसी प्रिंसिपल वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल बोल रहा है कि आई एम गोइंग। जैसे आई एम गोइंग का मतलब हो गया कि आई सब्जेक्ट है, एम क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है प्रिंसिपल वर्ब है। जैसे दूसरा बोल रहा है कि सोहन इज ईटिंग। सोहन इज ईटिंग, सोहन यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इज है हेल्पिंग वर्ब, और ईटिंग क्या है ईटिंग है प्रिंसिपल वर्ब। जैसे दे हैव वॉच्ड द मूवी, तो दे हो गया सब्जेक्ट पुलर हो गया, और हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, और वॉच्ड क्या हो गया वॉच्ड हो गया प्रिंसिपल वर्ब, और द मूवी में मूवी क्या हो गया नाउन हो गया। उसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि मेन वर्ब। मेन वर्ब हम किसे कहेंगे? बोल रहा है ए वर्ड which in absence of a principal verb in a sentence complete the sentence according to the sense and rules of sentence making is called main verb in that sentence। मतलब वह वाक्य जो किसी वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब की अनुपस्थिति में उस वाक्य का भाव और वाक्य बनने के नियम के अनुसार अर्थपूर्ण तरीके से पूरा करता है मेन वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा है कि ही इज क्राइंग, वह चिल्ला रहा है। जैसे कि ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया मेन वर्ब, और क्राइंग क्या हो गया प्रिंसिपल वर्ब हो गया। जैसे ही इज चीटर, वह क्या है चीटर है। ही सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया मेन वर्ब, और चीटर क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि दे आर वाचिंग अ मूवी, दे सब्जेक्ट हो गया, आर क्या है आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, वाचिंग क्या है वाचिंग यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है, और ए मूवी। आगे बोल रहा है कि दे आर रिच का मतलब कि दे का मतलब हो गया दे क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर क्या है आर यहाँ पर मेन वर्ब यूज हुआ है, और रिच क्या है एडजेक्टिव है। आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, डू हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब। आगे बोल रहा है आई डू नॉट माई वर्क ऑन टाइम, आई हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये डू है माई से पहले जो डू है वो वहाँ पर है प्रिंसिपल वर्ब, माई वर्क ऑन टाइम। देखिए आगे बोल रहा है। अब आगे है ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? तो ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे कि ए वर्ड on which a sentence does not depend, which could be only a noun oblique pronoun, does not matter where it comes in a sentence, is called an adjective of that sentence। मतलब क्या? मतलब वह वाक्य जिस पर कोई वाक्य निर्भर नहीं करता है, जो सिर्फ नाउन या प्रनाउन हो सकता है, मायने नहीं रखता कि किसी वाक्य में वह कहाँ पर आता है, उस वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया कि आई लिव इन पटना। जैसे आई लिव इन पटना, आई यहाँ पर क्या है आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और पुलर है, और यहाँ पर पटना क्या है पटना हो गया नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है। डू यू ईट मैंगो, यू यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, और मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट है, मैंगो नाउन है, और ये क्या है ये प्रनाउन है। इसी प्रकार आई लिव इन पटना में ऊपर में ये तो पटना नाउन हो गया ऑब्जेक्ट, और ये प्रनाउन है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है आई। बस दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नोट्स बना सकते हैं आप लोग।